ये 16 वर्ग मीटर जो 2 बार आया है ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1604। नमस्कार बच्चों, शुभाशीष। मैं उत्तम सिंह राणा। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं जो नवोदय के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है, मैं उनको सॉल्व करने वाला हूं। जो नवोदय के सिलेबस में नहीं है उनको मैं स्किप कर दूंगा और ये पेपर बहुत ही लाभदायक होगा नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए जो आगामी नवोदय की आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पेपर पर। और इस पेपर में बहुत ही अच्छे प्रश्न है, 50 क्वेश्चन से मैं आज सॉल्व करूंगा। बहुत ही अच्छे मेथड से, बहुत ही आसान तरीकों से आपको बताने वाला हूं। आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और बात कहना चाहता हूं, एक मेरा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, जो बच्चे सैनिक स्कूल या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो सीधे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। पहला प्रश्न है, 21 बकरियां 15 गायों के बराबर चारा चरती हैं, कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर चारा चरेंगी? एक तरफ हमने बकरियां लिखी, एक तरफ हमने गाय लिखी। तो 21 बकरियां चरती हैं 15 गायों के बराबर। अब कितनी बकरियां, यानी कितनी का मतलब x बकरियां 35 गायों के बराबर चरेंगी। तो यहां देखिए x की तरफ तीर लगाते हैं, इसलिए क्योंकि हमें x ऊपर अंश में और ये हर में लिखना है 21 इक्वल टू बराबर। तो यहां भी नीचे को तीर लगेगा, क्योंकि यहां अगर गाय बढ़ रही है तो यहां बकरियों की संख्या भी बढ़ेगी। दोनों समान रूप से बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का तीर एक ही तरफ लगता है। और यहां देखिए 35/15 या 35/15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहां अगली लाइन पे मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। इसका अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 21 यहां डिवाइड में था तो यहां ऊपर मल्टीपल में चला जाता है। अब आप आराम से इसको काट सकते हैं। देखिए 3 7 21 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 7 35, यानी 7 7 49। 49 बकरियां जो है 35 गायों के बराबर चरेंगी। एक मैकेनिक 9 कारों से 36,000 कमाता है। यदि एक दिन में उसे 27 कारें प्राप्त होती हैं तो वह एक दिन में कितना कमाएगा? अगर दूसरे मेथड से एक नियम का जो सिंपल मेथड है तो 9 कारों से 36,000 कमाता है। तो यहां सीधा से है कि एक कार से कितना कमाएगा, तो हम 36,000 के 9 भाग कर देंगे, यानी 9 से डिवाइड कर देंगे 36,000 को। ठीक है ना। तो यहाँ 9 से हमने डिवाइड कर दिया, इसको हम बाद में कर सकते हैं। इसको हमने डिवाइड का दे दिया रूप। अब 27 कारों से एक दिन में उसको 27 कारें प्राप्त होती हैं, तो वह एक दिन में कितना कमाएगा, तो इंटू 27 कर देंगे। 27 से हम गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 3 6 18 का 8 हासिल 1 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 1,08,000 रुपए कमाएगा। ठीक है ना। यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है तो 3x प्लस 4y अनुपात 8x प्लस 5y का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्योंकि x अनुपात y बराबर 3:5 है तो 3x में हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। 3 तो है, x का मान यहां देखिए 3 है, तो 3 गुणा 3 कर देंगे, धन 4 गुणा y का मान देखिए यहां 5 है तो 4 गुणा 5 कर देंगे। यहां अनुपात का निशान आ जाएगा। यहां 8 है तो 8 की जगह 8, फिर x का मान यहां 3 है तो 8 गुणा 3, फिर धन करके 5 और y का मान जो है 5 है तो 5 गुणा 5। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए और इसको भी सॉल्व कर दीजिए। तो यहां पहले अगर हम 3 तिया 9 धन 5 को 20 हुआ, अनुपात हुआ 8 तिया 24 और धन 5 पंजे 25 हुआ। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 29 हो गया। 20 और 9 29, 29 और अनुपात ये 24 और 25 जोड़ेंगे तो 49 हो गया। तो ये आपस में कटेंगे नहीं, क्योंकि 29 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका अनुपात ऐसे ही रहेगा 29:49। यदि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? एक तरफ दिन लिख दीजिए, एक तरफ आदमी लिख दीजिए। तो आदमी 10 है, कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। अब आदमी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के लिए, 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो आदमी हमें ज्ञात करने x। यहां पे देखिए x की तरफ तीर का निशान लगेगा, तो यहां उल्टा तीर लगता है। इसलिए लगता है कि जब यहां पे देखिए यहां दिन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जब दिन बढ़ेंगे तो आदमियों की संख्या कम होगी, क्योंकि जब
आदमियों की संख्या बढ़ती है तो काम जल्दी समाप्त होता है, कम दिनों में समाप्त होता है। आदमियों की संख्या घटती है तो काम जो है ज्यादा दिनों में समाप्त होता है। तो इस पे तीर, इसका संबंध उल्टा है, इसलिए इस पे तीर उल्टे लगते हैं। तीर का मुंह जिस तरफ है ये अंश में जाता है। x/10 बराबर ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे मैं पक्षांतर करूंगा, मैं यहीं पे कर रहा हूं। ये 10 में आगे ले गया, गुणा गया 10, यहाँ इंटू 10 ले गया। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, यानी 8 आदमियों की जरूरत होगी। एक एनसीसी कैंप में 1200 प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें से 900 को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए चुना गया है। चुने हुए एवं नहीं चुने हुए कैडेटों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? हमने इसका अनुपात बताना है। टोटल विद्यार्थी हैं 1200, तो 1200 में से 900 तो चुने गए हैं, तो जो नहीं चुने गए हैं तो 1200 में से 900 कम कर दीजिए, तो हो जाएंगे 300। तो 300 नहीं चुने गए हैं। तो जो इनका अनुपात बताना है तो पहले चुने हुए लिखेंगे फिर नहीं चुने हुए। तो इनका अनुपात हो गया 900 अनुपात 300 हो गया। तो इसको यहां काटने के लिए आप रख दीजिए, 2 0 कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 3:1। यदि एक लड़का किसी पुस्तक को ₹450 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? किसी भी चीज पे जो हानि या लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, और यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, यहाँ केवल विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, माना क्रय मूल्य 100 रुपए। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपए। तो उस हिसाब से जो एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा, इसको एसपी यानी विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य 100 के, क्योंकि 10% की हानि हो रही है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 100 के हिसाब से 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो जो वास्तविक क्रय मूल्य है उसको पहले हम ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100/90 कर देते हैं, और गुणा गया विक्रय मूल्य कर देते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो 100 गुणा 5 है तो 500, तो क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हो गया 500, यानी 500 में उसने खरीदा था। और लेकिन यहां कह रहे कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर वो 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए हमने क्या करना है, 10% लाभ के लिए इसको 500 का 10% आप निकाल दीजिए। 10% का मतलब 10/100, ये 2 0 कटे, 2 0 कटे, तो 10 पंजे 50 रुपए का लाभ। तो कितने में, इसमें 50 रुपए जुड़ जाएंगे, तो यानी वो 550 रुपए में बेचेगा। एक आदमी एक स्पीकर को 20% के लाभ पर 7,500 में बेचता है, दूसरे स्पीकर को 10% की हानि पर 8,100 में बेचता है। उसकी कुल हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला स्पीकर इसने 20% के लाभ पर बेचा इतने में, यहां भी क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए, ये सीपी हमने मान लिया है। तो क्योंकि 20% के लाभ पे बेचा है तो उसके हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, क्योंकि 100 रुपए पे 20 रुपए का लाभ उसका हो रहा है, तो ये एसपी हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले का हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो पहले का जो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे पहले स्पीकर का, तो यहां क्या कर देंगे हम 100/120 और गुणा कर देंगे वो इस विक्रय मूल्य से। तो आप काट सकते हैं इसको, 0 से 0 कटा, 6 से काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 15 हुआ, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यहां 2 से काटेंगे हम 100 को, तो 2 पंजे 10 और 0 50 आया, तो 50 125। इतना तो पहले वाले का क्रय मूल्य हो गया। दूसरा उसने बेचा स्पीकर 10% की हानि पर, तो यहां भी क्रय मूल्य हम 100 रुपए मानेंगे। तो विक्रय मूल्य हानि हो रही है तो 90 रुपए हो गया एसपी विक्रय मूल्य। तो यहां इसका अगर हम वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100/90 और गुणा गया वास्तविक जो इसका विक्रय मूल्य है 8,100। तो ये कटा, ये कटा, 9 एकम 9, 9 9 81 और 90 हो गया। तो 90 का मतलब हो गया, इसको अगर 100 को 90 से गुणा करेंगे तो ये 9,000 हो गया। तो 9,000 इसका क्रय मूल्य हो गया।
अब इसका कुल लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो कुल लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए पहले हम कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर देते हैं। कुल क्रय मूल्य यानी दोनों कितने में खरीदे थे, तो 9,000 प्लस 6,250, तो ये हो जाएगा 0, 5, 2, 9 और 6, 15। तो 15,250 में इसने दोनों स्पीकर को खरीदा। अब बेचा कितने में, विक्रय मूल्य दोनों का कितना हो गया, एक बेचा 7,500 में, दूसरा बेचा 8,100 में। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे 15,600 में बेचा। तो इसमें जो लाभ हुआ, तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ये पहले क्रय मूल्य को घटा देंगे, 15,250 को घटा देंगे, तो ये 10 में से 5, 3, तो 350 रुपए का लाभ हुआ। यदि 318M42 318M42 समानुपात में है तो M का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर इसको हम समानुपात में अगर ये है तो इसका अपॉन ये हो जाएगा, इसका बटा ये हो जाएगा और इसका बटा ये हो जाएगा। तो M/42 बराबर हो जाएगा 3/18। तो M का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, हम ये 42 उठा के इसका पक्षांतर कर देंगे, इधर आगे ले जाएंगे। तो देखिए 6 3 18 और 6 7 42। अब ये देखिए 3 और 3 कट गए, तो यानी M = 7। तो वैसे भी यहां देखिए 3 छक्का 18 है, तो यहां अगर 7 होगा तो 7 छक्का 42 हो जाएगा। सरल कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं भाग। तो इसको हमने किया 0.05 प्लस इसको हमने वैसे उतारा 1.5 गुणा। अब इसको हमने क्या किया, क्योंकि 5 में हमने 10 का भाग देना है, तो आप चाहो तो इसको दशमलव में या भिन्न में लिखो 5/10, या अगर 10 का भाग हम किसी भी संख्या में हम जब 10 से भाग देते हैं तो उसके एक अंक के पीछे दशमलव आ जाता है, तो ये 0.5 हो जाएगा। आप अलग से भी भाग देंगे तो आप कर सकते, आपको वैसे भी कर सकते हैं। और ये गुणा 0.5। अब हम गुणा करेंगे। अब देखिए इन तीनों का गुणा, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह गुणा है, मल्टीपल है, तो 0.05 प्लस, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हुआ। अब 25 का गुणा 15 से करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूना 30 और 7 37, इतना हुआ। लेकिन यहाँ दशमलव देखिए 1 2 3 अंक के पीछे, तो 1 2 3 यहां दशमलव आ जाएगा। अब इसका जोड़ करेंगे तो ये कैसे जुड़ेगा, 0.05 और यहां 0.375। दशमलव के सवालों में ये ध्यान रखना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव हो, 10वें स्थान के नीचे 10वां, 100वें के नीचे 100वां, हजारों के नीचे हजारों। 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, तो ये आएगा 0.425। ये 4 2 कि इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ट के भीतर का सॉल्व करते हैं। कि एक कोष्ट ये है, इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, और एक कोष्ट ये है, अगर पूरा ही एक साथ सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, जल्दी छोटा हो जाएगा हमारा सवाल। तो यहाँ हम लिखेंगे 7 धन 5 ऋण 2 गुणा। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसको जोड़ना है, तो 89 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 माइनस, क्योंकि वैसे ये अलग सवाल है, आप इसको अलग से यहीं पे भी कर सकते हैं। 2 का भाग हम 94 में देंगे तो 94 में अगर 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 14 और 2 17 14, क्योंकि अलग ही है तो इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 47 आ गया। इन दोनों को भी हमने सॉल्व कर दिया। प्लस अब यहाँ देखिए इसको हमने कोष्ट के भीतर का एक साथ सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, तो 3 का भाग 33 में दीजिए आप। तो 3 का भाग अगर आप 33 में देंगे तो 11 आएगा। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ठीक है। तो यहां पे आ गया 11 धन 9 दूनी 18 ऋण 7 डिवाइड बाय 11। फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इधर का मल्टीप्लाई भी एक साथ सॉल्व कर दें, क्योंकि अलग है। तो 7 धन 5 ऋण, अब 96 का गुणा 2 से करेंगे 192 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 9 18, 2 9 18 और 19 ऋण 47 धन, अब यहां देखिए 11 में 18 में 11 जोड़ के 29 हुआ, 29 में 7 कम 22 हो गया, तो 22
भागा 11। अब देखिए, अब डिवाइड हम पहले करेंगे और यहाँ मल्टीपल तो है नहीं, तो आप जो है इसको 7 धन 5 ऋण 192। वैसे ये ऋण ऋण आप एक साथ जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अलग सवाल है, ऋण ऋण जुड़ जाएगा तो एक साथ हो जाएगा ये। तो 7 और 2 9 और 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 और 2 239 हो गया। धन 11 का भाग हमने 22 में दिया तो 11 दूनी 22 होता है। 7 और 5 12, अब 12 में 2 जुड़ जाएगा 14 239। तो क्योंकि यहाँ ऋण का मान ज्यादा है तो इसलिए इसमें से उल्टा घटेगा ये, तो ये आ जाएगा 5 और 3 में 2, 39 में से 14 गया तो 25, तो 225 ऋण में उत्तर आएगा, ऋण 225। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार 160 किलोग्राम है। तो सबसे पहले इनका जो है हम कुल भार ज्ञात कर देंगे, कुल भार। तो 160 औसत है, तो इसका गुणा हम 20 से करेंगे, तो 16 दूनी 32, 160 का 0 20 का 0, यानी टोटल इतने केजी इनका भार हो जाएगा। शेष 5 लड़कों का 50 किलोग्राम है, तो ये औसत भार है 5 लड़कों का, तो इनका भी हम कुल भार ज्ञात करेंगे, तो 50 गुणा 5 हो जाएगा। तो यानी 5 0 का 0, 5 पंजे 25, 250 केजी इन शेष 5 लड़कों का कुल भार हो गया। कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार, तो सबका औसत भार ज्ञात करना है, तो हम कुल भार को हम जोड़ देंगे और इसमें भाग देंगे। अब कितने से डिवाइड करेंगे, किसका भाग देंगे, क्योंकि अब लड़कों की संख्या यहां देखिए 20 है और ये 5 और हो गया 25 हो गया, तो 25 का भाग दे दीजिए। 25 से कम 25, 14 में से 5 गया 9 और यहां 5 उतरा, 25 3 75, अब यहां ये 0 उतरा 200, तो 25 8 200, यानी इनका जो औसत भार हो जाएगा 138 किलोग्राम हो जाएगा। एक समूह में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 226 है, 226। यदि उनमें से 6 द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने हैं, 6 के अंक यहाँ पे दिए गए हैं, तो 7वें विद्यार्थी के अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले 7 विद्यार्थियों के कुल अंक हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि औसत अंक 226 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल इतने अंक हुए। अब बाकी जो 6 के अंक दिए गए हैं उसको हम जोड़ देंगे। अब देखेंगे तीनों के कुल अंक आए 1418। तो जब ये 6 के अंक दे रखे हैं, 7 के कुल इतने हैं, तो इसमें से हम 6 के अंक जब कम कर देंगे, घटा देंगे, तो जो इनका अंतर होगा वही जो है 7वें के अंक होंगे। यह हमको सरल करना है, तो सबसे पहले हम इस कोष्ठ के भीतर का करेंगे। तो देखिए ये 8 है, ये +4 है, -2 है, तो 8 में 4 जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12, 12 में से 2 गया तो 10 आंसर आया। ये गुणा, फिर इसको सॉल्व करो तो 17 में से 12 चला गया तो 5 आया, फिर 10 ऋण 89। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो 10 पंजे 50 और 50 दशांक की 500 ऋण 89, तो 500 में से आप 89 कम कर दीजिए, तो 411 आंसर आएगा। एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 रनों का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17वें मैच के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बल्लेबाजों ने 17 मैच खेले, 87 रन 17वें मैच में बनाए और उसका स्कोर बढ़ा 3 रन से। तो 3 रन से कुल 17 के साथ 3 रन से अगर स्कोर बढ़ता है तो 17 51 रन चाहिए 3 रन का स्कोर बढ़ाने के लिए 17 मैचों में। अगर हम 87 में से ये 51 घटा देंगे तो ये 36 रन हुआ,
ये किसका औसत निकल जाएगा? पिछले 16 मैचों का। तो जो 17 मैच के बाद औसत होगा, क्योंकि ये 3 रन बढ़ गया है, तो 36 में 3 और रन आ गए, तो यानी 39 रन का औसत होगा। इन अंकों का हमें औसत बताना है, तो औसत बताने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। तो कुल जोड़ आया 49 और ये कुल अंक हैं 7। तो जब हम 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 7 50, यानी इनका औसत होगा 7। किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 15 है, उस संख्या का 40% कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम संख्या ज्ञात करेंगे। माना वह संख्या x है, तो x के 2/5 के 1/3 यानी 1/3 का 1/4 बराबर 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 15 तो अपनी जगह रहेगा, गुणा 5/2 उल्टा हो जाएगा, गुणा 3/1 उल्टा हो जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और गुणा 4/1 उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ भी जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4। अब देखिए वो संख्या क्या निकली, 15 पंजे 75। अब 75 दूना 150 और 150 दिया 450। तो वो कुल संख्या, टोटल संख्या 450 निकली। तो 450 का 40% हमें बताना है। 450 का 40, 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे, तो हो गया 180। 4 पंजे 20, 2 4 16, 180। तो उसका 40% होगा 180। तो 1 तारीख को रविवार है, तो 1 तारीख को रविवार होगा, तो फिर 8 तारीख को रविवार होगा, फिर 15 तारीख को होगा, फिर 15 7 22 तारीख को होगा, 22 से 7 29 तारीख को होगा। यानी इस महीने कुल रविवार आ रहे हैं 5। तो एक रविवार को 510 है, तो 5 रविवार को कितने आएंगे? 30 दिन का महीना है, तो बाकी बचे 25 दिन। तो 25 दिन यानी एक दिन में 240 लोग आते हैं, तो 25 दिन में कितने आएंगे? 60 यानी 6000 लोग और आएंगे। तो कुल जो लोग आएंगे 8550 लोग आएंगे। अब इसकी औसत संख्या बतानी है। औसत संख्या यानी इसमें हम 30 का भाग दे देंगे। तो 8550 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 25 हुआ, 3 8 24, ये 15 हुआ, 3 पंजे 15, यानी 285 का औसत। एक आयताकार खेत के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ हमें जो ज्ञात करना है उस सेंटीमीटर में करना है। ये आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत की क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, तो यहां देखिए चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई गुणा, तो चौड़ाई है 25 मीटर और बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 700 वर्ग मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 700 अपनी जगह रहेगा, और इसका पक्षांतर जब हम करेंगे तो यहां नीचे भाग में चला जाएगा 25। तो 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 20 200 बचा, तो 25 8 200, यानी 28 मीटर होगी। तो क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 28 मीटर में गुणा 100 हो जाएगा, तो यानी 2800 सेंटीमीटर होगी। रीना ने रुपए 1200 का ऋण साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी ब्याज दर है। यदि उसने 432 का ब्याज ऋण अवधि के अंत में दिया तो ब्याज दर कितनी थी? देखिए यहाँ हमें 2 चीजें बतानी है, ब्याज की दर भी बतानी है और समय भी बताना है। लेकिन यहाँ प्रश्न को आसान करने के लिए क्या लिखा गया है कि जितनी ब्याज दर है उतना ही समय है। तो यानी हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर, दर ज्ञात करनी है, गुणा समय भी ज्ञात करना है, बटे 100 बराबर होता है साधारण ब्याज यानी 432। तो ये x का गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा
432, ये गुणा 100 जो नीचे था ये पक्षांतर होगा तो ऊपर चला जाएगा और ये 1200 नीचे आ जाएगा। तो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 12 कम 12, 12 तिया 36, 72 हुआ, 12 छक्का 72, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 36 हुआ। तो x का मान हो जाएगा √36, यानी 36 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 6% की दर से और 6 वर्षों के लिए लिया गया। एक घड़ी में 7:15 बज रहे हो तो इसमें बने कोण का नाप लिखिए। तो यहाँ पे 7 होता है, 7:15 हो रहा है, तो यानी घड़ी की सुई यहाँ 7 से थोड़ा आगे रहती है और यहाँ रहती है। तो ये जो कोण बनेगा इसके दोनों तरफ, यहाँ जो हम कोण देख रहे हैं अधिक कोण बन रहा है। यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक होता है तो वह संख्या होगी। देखिए 40 का 15% कितना होगा? 15% का मतलब 15/100। तो 15 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 3 दूनी 6 होगा। तो यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, यानी 6 से 2 कम कौन सी संख्या है? 4। तो यानी किसी संख्या के 25%, तो किसका 25%? यानी x का 25/100 बराबर कितना है? 4 है। किसका 25% 4 के बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 अपनी जगह रहेगा, गुणा 100 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 4 चौको 16 का। तो 16 का 25% 4 होता है, तो ये आएगा 16। प्रातः काल का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड था और सायंकाल तक यह 3 डिग्री घट गया था। सायंकाल में तापमान कितना था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत छोटा प्रश्न है क्योंकि ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर 3 डिग्री घट गया, तो क्योंकि माइनस में घटा, तो जब संख्या रेखा पर हम चलते हैं तो यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और इस तरफ -1, -2, -3। तो यहाँ जहां ये -10 होगा, तो क्योंकि ये 3 डिग्री और घट गया तो -11, यहां से तो -12 और -13, तो ये -13 पे होगा। तो एक आयताकार बगीचा 185 मीटर लंबा और 220 मीटर चौड़ा है। माना ये आयताकार बगीचा है, 185 मीटर लंबा है, वैसे गलत लिखा हुआ है, ये 220 मीटर चौड़ा है, क्योंकि ये चौड़ाई लंबाई हो गई और लंबाई चौड़ाई हो गई, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है वो लंबाई होती है। इसके बीच में 4 मीटर का एक समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। इसकी लंबाई के समांतर, दूसरी इसकी चौड़ाई के समांतर। एक लंबाई के समांतर है और एक चौड़ाई के समांतर है। ₹1.25 प्रति वर्ग मीटर से सड़कों का लेवल समतल कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे? इन सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर हम सड़क ए ये इसको मानते हैं, सड़क बी इसको मानते हैं, तो सड़क ए का क्षेत्रफल, क्योंकि ये लंबाई 185 है और इसकी चौड़ाई दे रखी है क्योंकि ये 4 मीटर है, तो 185 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये तो 740 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आई, और ऐसे में जो खड़े में है ये 220 गुणा 4, ये इतनी आई। लेकिन यहां क्या है कि यहां पर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार आ गया, तो इसका जो मान है ये 4 गुणा 4 है, यानी 4 ऐसे में 4 ऐसे में 2 बार आया, तो 4 चौको 16 कम हो जाएगा।
तो पहले हम इसको जोड़ेंगे। 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 1620 आया। तो 1620 में से ये 16 वर्ग मीटर जो 2 बार आया है ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1604 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो लागत है 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से है, तो 1604 गुणा 1 रुपया 25 पैसा। तो इसका जो आंसर आया ये आया 2005, यानी 2005 रुपए का कुल खर्च आएगा। नीचे तालिका में न्यूयॉर्क शहर के पिछले वर्ष के अधिकतम तापमान दर्शाए गए हैं। इस तालिका की जानकारी का प्रयोग कीजिए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। न्यूयॉर्क शहर में पिछले वर्ष के 3 महीनों मई, जुलाई और सितंबर का औसतन अधिकतम तापमान 2 स्थानों तक कितना था? मई, जुलाई और सितंबर का औसत तापमान आपने बताना है। तो देखिए, मई का तापमान 21 डिग्री है, जुलाई का तापमान 29 डिग्री है और सितंबर का तापमान 24 डिग्री है। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो तीनों महीनों का तापमान कुल 74 डिग्री हो गया। तो क्योंकि 3 महीने, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6, 1 14, 3 चौको 12, अब यहाँ 2 बचा, यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0, 3 छक्का 18, फिर 2 20 हो जाएगा, तो 3 छक्का 18। तो इसमें इस तरह से ये फिर 3 छक्का 18 एक बार और हो जाएगा। तो क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक बताना है, तो वैसे ज्यादा शुद्ध ये भी हो सकता था, इसमें 24.6, और ये जो लास्ट का 6 ये कट के यहाँ 7 हो जाता है, क्योंकि जब ये 5 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे 24.66, 24.67 नहीं दे रखा है, तो इसलिए यही आंसर सही होगा। रोमन संख्या पद्धति में यदि कोई संकेताक्षर बार बार आता है और इसका मान उतनी बार गुणा नहीं किया जाता जितनी बार वह आता है। अगर 10 है, 10 के लिए हमने x लिखा है, 20 के लिए 2x, तो यानी अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 10 दशांक 100 हो जाता है। तो इसका मतलब इसका मान 100 नहीं है, बल्कि 20 से ही जोड़ा जाता है, 10 और 10। ठीक है, तो इसका मतलब तो बिल्कुल सत्य है। वृत्त के किसी बिंदु पर अर्धवृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण होगा। देखिए, जो अर्धवृत्त का व्यास होता है, इस पे अगर हम किसी भी कोने पे कोई ट्रायंगल बनाएं तो इसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 90 डिग्री। किसी बड़े घन का प्रत्येक भाग 44 सेंटीमीटर है। इससे प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भाग के छोटे घन काटे जाते हैं। कम से कम एक घन द्वारा घिरे हुए कितने छोटे घन बनेंगे? कम से कम एक घन द्वारा घिरे हुए कितने छोटे घन बनेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 44 में डिवाइड कर दो 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 11 आंसर आया। और 11 में से -2 तो 9। तो जो घन बनेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 9, 9 एकम 9 और 9 8 72, 729 घन बनेंगे। 1 डेसीमीटर बराबर होता है। तो देखिए, यहां मीटर होता है और मीटर का जो 10वां भाग होता है वो डेसीमीटर होता है, और डेसीमीटर के नीचे सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो मीटर और डेसीमीटर का संबंध है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। तो जो 1/10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 × 10 और इसकी घात -1। कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम को व्यवस्थित भिन्नों को दर्शाता है? यानी बढ़ते हुए क्रम का मतलब अब आरोही क्रम तो हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन छोटी है। यहाँ न तो अंश बराबर है न हर बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका मान दशमलव में लेते हैं। 8 से डिवाइड करो 5 को, यहाँ 12 से डिवाइड करो 7 को, 4 से 3 को, 50 हुआ, तो 8 पंचा 8 छक्का 48 हुआ। पहले हम एक ही बार ले रहे हैं,
और यहाँ देखिए यहाँ 0.70 हुआ तो 12 पंजे 60 हुआ, 0.5 यहाँ दशमलव रखे 4 7 28 हुआ, और यहाँ हमने दशमलव रखा यहाँ 0 हुआ, 16 8 128 हुआ। यानी सबसे छोटी जो भिन्न है वो ये वाली है 0.5 वाली, यानी 7/12 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले 7/12 होगा, उसके बाद 5/8 होगा ये वाला, उसके बाद 0.7 वाला 3/4 होगा, और उसके बाद 13/16 होगा। तो ये चौथा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए ये सॉल्व हमने करना है तो इसमें पहले प्लस प्लस देखेंगे, इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाएगा। तो 945.341 और इसमें ये जुड़ेगा 875.435 और इसमें फिर ये जुड़ेगा और इसमें से ये माइनस हो जाएगा 1042.792, 809.009 ये वाला आंसर। एक आयताकार टैंक 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, पानी से पूरा भरा हुआ है। टैंक में भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन बराबर पहले टैंक का आयतन हम ज्ञात करेंगे तो 15 गुणा 12 गुणा 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 120 होता है, 120 गुणा 12 यानी 12 12 44, 144, 12 12 की 144 1 0, तो 1440 घन सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है 3 अंकों की संख्या n द्वारा 2272 तथा 875 को विभाजित करने पर हमें एक ही शेषफल प्राप्त होता है, n के अंकों का योगफल। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ 1397। अब 1000 जो 397 है ये किससे डिवाइड हो रही है, इसको अगर हम काट के छोटा करें तो केवल ये 11 से डिवाइड हो रही है। 11 का भाग इसमें जा रहा है तो देखिए 11 कम 11 2 बचा 29 हुआ, 11 दूनी 22, 7 बचा 77 हुआ, 11 7 77, तो वो संख्या होगी 127। अंकों की संख्या 127 होगी। फिर हम इसके आपस के अंकों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 7, तो 7 और 2 9 और 1 10, तो इसका आंसर होगा 10। जूलिया को 1/2 घंटा कपड़े धोने में यानी आधा घंटा इनको कपड़े धोने में लग रहा है, अपने बालों को कंघी करने और अपने कपड़े पहनने के लिए लगता है, इन तीनों कामों में लगता है, तथा 1/4 घंटा नाश्ता करने में लगता है। 1/4 घंटा नाश्ता करने में। जूलिया को स्कूल जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है, और हमें बताना है टोटल समय जूलिया को स्कूल के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है। तो हम इसको जोड़ देंगे और जोड़ने में आपको पता है कि नीचे के हर बराबर करने पड़ते हैं, तो 2 का हमें 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई या 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 धन 1/4 यानी 3/4 आवर लगेंगे 1 घंटा। ठीक है ना। रोमन संख्यांकों में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए ये है L 50 को बोलते हैं, LX 60 और 62 है, ये 62 हो गया। ये XC कहते हैं 90 को, C 100 हो गया, इसमें से 10 कम और 1 है तो 90 91 हो गया। ये LC हो गया। तो ये देखिए LC से पहले L किसी भी नंबर में नहीं आता है। ठीक है ना। ये वाला देखिए तो XL है यानी ये 40 हो गया और 40 4 44 है। एक आदमी यात्रा के पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है। देखिए 160 किलोमीटर जा रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर करता है। यात्रा के प्रथम 320 किलोमीटर की औसत चाल, यानी हमें यहां समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 160 बटे 64। इसको आप काटिए, 16 चक्कू 64 और 16 कम 16 10 आया, 10/4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी 5/2 आवर आया। यानी ये दूरी 5/2 घंटे में तय करी। दूसरी दूरी, यहां दूसरा जो समय निकालना है हमें
तो 160 किलोमीटर इन्होंने 80 किलोमीटर की दर से की चाल से तय किया। तो ये देखिए कट रहा है 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी यहाँ 2 आवर लगे। तो कुल चले ये 320 किलोमीटर, 60 160 और प्लस 160, तो 320 किलोमीटर चले। तो इसको हम जोड़ देंगे 2 में, तो 2/1 धन 5/2, तो इनका नीचे के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 5 4 9, 9/2। अब हमें क्या करना है, इनकी औसत चाल बतानी। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो गई 320 किलोमीटर और 320 को बटे दूरी बटे चाल, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हो गया 9/2 घंटे, तो यानी जो 2 है वो यहां ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 320 दूना 640 को, तो 9 7 63, 1 10 हुआ, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगाया 0, तो फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर यहां 0 लगाया तो 9 एकम 9। तो दशमलव के 2 अंकों तक निकालेंगे तो 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ती है वह कहलाती है। तो देखिए रेखा भी सपाट सतह नहीं है, तो इसका मतलब समतल, प्लेन, a flat surface which extend indefinitely in all directions। तो इसका आंसर जो है प्लेन है। दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 10 डिग्री है। देखिए पूरक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के अगर अंतर 10 डिग्री है तो 90 में से पहले हम 10 कम कर देंगे तो 80 डिग्री, यानी यहाँ पे दोनों कोण बराबर हो रही है, तो 80 के 2 टुकड़े कर देंगे हम, तो 2 चौको 8 और ये 0, तो यानी 40 डिग्री का छोटा कोण होगा और 50 डिग्री का बड़ा कोण होगा, तो 40 और 50 डिग्री। बैंगन, भिंडी और प्याज का कुल भार इतना है, यानी 48.057। यदि बैंगन और भिंडी का भार 5.35 किलोग्राम है और इतना किलोग्राम है तो प्याज का भार, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे इन दोनों के, कितना भार हुआ 24.52, तो 7 5 3 8 और 5 4 9 और 2, यानी 29.87 केजी। तो ये हो गया इन दोनों का भार, बैंगन और भिंडी का। 29.87 को घटा देंगे तो ये 7, 15 में से 7 गया 8, और यहां 9 में से 8 गया 1, और यहां 7 17 में से 9 गया 8, और यहां 3 में से 2 गया 1, यानी 18.187। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, यहां पे फलक पे कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं। हाउ मेनी फेसेस, फेसेस का मतलब तल, तो कितने तल होते हैं घनाभ में, 6 तल होते हैं। घनाभ में तल होते हैं 6 और शीर्ष होते हैं 8 और कोर होती है 12। बिंदु O U S V R X W T P Q तथा Y संख्या रेखा पर समान दूरी पर हैं, लंबाई OP द्वारा निरूपित भिन्न। देखिए पहले हम देखेंगे समान दूरी पे कितने ये जो बिंदु हैं तो कितने हिस्से हैं। यहां देखिए O से ये कह रहे हैं U, तो O U S V R X W T P Q Y यहां तक, तो यहां तक देखिए कुल कितने कॉलम इस पे बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम है तो हम 10 नीचे लिख देंगे। जितने टोटल भाग होते हैं किसी चीज के, टोटल भाग जितने होते हैं उसको हम हर में लिखते हैं, और जो जिस भाग को हमने लेना है, जिसकी बात हमने करनी है वो अंश के रूप में OP बताया गया, तो O यहां पर है और P यहां पर है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/10, तो 8/10 इसको हम संक्षिप्त रूप अगर इसका करेंगे तो 2 चौको 8 2 पंजे 10, तो यानी ये भिन्न जो होगी 4/5 होगी, 4/5। दो क्रमांगत पूर्णांक जिनके मध्य भिन्न 5/7 स्थित है। अब देखिए जो 5/7 जो भिन्न है ये उचित भिन्न है, उचित भिन्न या सम भिन्न जिसे कहते हैं।
यानी इसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो जब बड़ी संख्या का भाग हम छोटी संख्या में देंगे तो इसमें डिवाइड नहीं होता है। सबसे पहले हम दशमलव लगा के तब जीरो बढ़ाते हैं, यानी जो इसका आंसर आता है वो 1 से कम आता है। तो 1 से कम का मतलब ये जो भिन्न है वो 0 से और 1 के बीच में है, यानी इस भिन्न का मान 1 से कम है और 0 से अधिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? तो सबसे छोटी भिन्न के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ 4/5 है, यहाँ 5/3 है, 3/6 है, 5/2 है। तो सबसे बढ़िया या तो इनके अंश बराबर करो या हर बराबर कीजिए या सबको डेसिमल में बदल दीजिए। तो अगर हम 5 से 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट रख के यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 5×8 40। यहाँ 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो सीधा पूरी संख्या में भाग जा रहा है, 3 एकम 3। यहाँ 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव और यहाँ 0, तो 6×6 48। यहां देखिए 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी ये तो पूर्ण संख्या वाली भिन्न है, ये तो बड़ी हो गई, यानी ये भिन्न और ये भिन्न तो बड़ी है। अब ये दोनों भिन्ने बराबर हैं। पहले अंक देखिए 5×8 4, ये तो केवल इसका 0.8 आ रहा है, 0.8 4/5 का मान, और इसका आ रहा है 0.8, और इसमें अगर हम घटाएंगे तो 2 फिर 0 बढ़ेगा तो 6×3 18, यानी 0.83 आ रहा है। तो यानी ये बड़ी भिन्न है और सबसे छोटी भिन्न 0.8 वाली यानी 4/5 सबसे छोटी भिन्न है। किस संक्रिया के अंतर्गत पूर्णांक समृद्ध बंद होते हैं? यहां देखिए ये पूर्णांक शब्द लिखा है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ होल नंबर लिखा है और होल नंबर को हिंदी में पूर्ण कहते हैं, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे हम इसको पूर्ण संख्या के रूप में मानेंगे क्योंकि सवाल का जो दिशा है वो वही बता रही है। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड नंबर विच ऑपरेशंस, किस संक्रिया के अंतर्गत पूर्ण समृद्ध बंद होते हैं? तो यानी देखिए अगर हम घटाना करेंगे पूर्ण संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 जो 1 से शुरू होते हैं, और पूर्ण संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है ना। अब पूर्णांक में जो है माइनस मान पे आ जाता है, 0 के इधर ऋण 1 ऋण 2 जिस तरह से ये आते हैं। तो घटाने में क्या होता है, अगर हम जैसे सपोज 1 में से -3 कर देंगे तो इसका आंसर ऋण 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 3 घटता नहीं है। तो इसका मान जो है पूर्ण संख्या के पीछे यानी पूर्णांक में चला जाएगा, इंटीजर्स में। उसी तरह से डिवीजन है, तो डिवीजन में भी सपोज हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो यहां डिवाइड नहीं होता तो हम यहां पॉइंट रख देते हैं, तो इसका यहां 0 बढ़ा देते हैं, तो इसका मान जो है वो 1 से कम हो जाएगा, यानी ये भी पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, गुणा करेंगे किसी संख्या का, तो जैसे 2 गुणा 4 किया तो इसका आंसर हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा, 4 दूनी 8। किसी संख्या का अगर आप शून्य से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 8 - 0 किया तो 8 0 से 0 ही आंसर आएगा, यानी 0 भी पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है गुणन या मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑपरेशन करने पे पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, होल नंबर ही प्राप्त होता है। 1 मिलियन की अनुवर्ती संख्या, देखिए 1 मिलियन क्या होता है, 1000 1000 का 1 मिलियन होता है। अगर हम हिंदी की गणना करें तो 10 लाख का, ठीक है ना। तो अनुवर्ती क्या होता है, अनुवर्ती यानी अगली संख्या, यानी इसमें +1 कर देंगे तो ये 10 लाख 1 हो जाएगा, 10 लाख 1। दो संख्याओं का HCF 12 है तथा उनका अंतर 12 है। यह संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती हैं? देखिए अगर HCF 12 है तो इसका मतलब वो दोनों संख्याएं 12 से डिवाइड होने वाली होंगी, विभाजित होने वाली होंगी। तो यहाँ 84 96 है, और इसका अंतर अगर 96 में से 84 कम करेंगे, माइनस करेंगे तो 12 ही अंतर है। ये देखिए 12 से 12 7 84 और 12 8 96, क्योंकि ये 12 से डिवाइड नहीं है, ये भी 12 से डिवाइड नहीं है, ये भी 12 से विभाजित नहीं होती है, तो इसका आंसर 84 और 96 ही होगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 एवं 15 प्रत्येक से भाज्य है।
तो इसका मतलब इसका सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका लॉग निकालना है। इसके लिए जो है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 का भी दे सकते हैं, 3 3 9, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15। अब इसमें देखिए 2 तो अभाज्य संख्याएं आ गई और यहाँ 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 3 ऐसे, यहाँ 5 ऐसे। तो देखिए यहाँ 3 का 3 ही में जाएगा, 2 का 2 ही में जाएगा, 5 का 5 ही में जाएगा। यानी जो लॉस हो गया तो यहाँ हो गया 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 6 तिया 18, यानी 180। साबुन पाउडर का एक विशिष्ट ब्रांड ₹15 प्रति पैकेट में बेचा जाता है। उसकी लागत ₹144 प्रति दर्जन है। 8 दर्जन पैकेटों पर प्रतिशत में लाभ कितना होगा? देखिए अगर हमें प्रतिशत में लाभ बताना है तो एक पैकेट पे भी उतना ही प्रतिशत होगा, 8 दर्जन पैकेट पे भी उतना ही होगा और 1 दर्जन पे भी उतना ही प्रतिशत होगा। तो आप चाहे तो केवल एक पैकेट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल करके इसका प्रतिशत लाभ बता सकते हैं। तो क्योंकि एक पैकेट का जो विक्रय मूल्य है वो 15 रुपए है, तो एक पैकेट का जो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 144 प्रति दर्जन है इसकी लागत, लागत का मतलब जो क्रय मूल्य इसका पड़ा, तो 1 दर्जन पैकेट जो है 144 के हैं, तो हम इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी एक पैकेट जो है 12 रुपए का है खरीद, और तो इसमें लाभ जो है 3 रुपए का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ 3 रुपए का है इंटू 100 और क्रय मूल्य है 12 रुपए, तो 4 तिया 12 और यहाँ 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और ये 3 3 कट गया, यानी 25% का लाभ होगा। अगर आप चाहो तो जैसे इस सवाल पूछ रखा है वैसे भी आप करेंगे। तो क्योंकि इसकी जो लागत है 144 प्रति दर्जन है, तो यहाँ 8 दर्जन का बताना है, तो हम 8 दर्जन का पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 8 दर्जन का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो 1 दर्जन 144 का है, तो 8 दर्जन कितने का हो गया, 8 चौको 32, 3 8 चौको 32 और 3 35, 3 8 एकम 8 और 3 11, इतने रुपए का हो गया 1152 रुपए का। और इसका जो एसपी होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि एक पैकेट जो है 15 रुपए का है, तो 8 दर्जन में कितने पैकेट होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 × 96 पैकेट होंगे। तो 96 पैकेट का जो विक्रय मूल्य होगा वो 15 से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक पैकेट के हिसाब से, तो 15 × 6 = 90 और 15 नंबर 135 और 144, 1440। तो हमने क्या किया, 1440 में से 1152 को घटा दिया, 8 यहां 13 में से 5 गया 8, यहां 3 में से 1 गया 2, यानी 288 रुपए का लाभ हुआ। तो यहां लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 288 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य आया इसका 1152। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए, तो ये 9 से कट रहा है, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, यानी 9 एकम 9, 2 25 हुआ, 9 दूनी 18 और 7 हुआ 72 हुआ, तो 9 8 72। अब 9 से ये भी कट रहा है, 9 8 और 8 16, तो 18 इसका जोड़ हो रहा है, तो 9 3 27, 1 बचा 18 हुआ, 9 दूनी 18। अब देखिए 32 से कट रहा है, तो देखिए 16 का पहाड़ा बोलेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 8 128। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। फिर 4 से 100 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी यहाँ नीचे भी 1 आ गया और केवल बचा 25, तो यहाँ लाभ हो गया 25%। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 37, 56, 93 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 2 3 रहेगा। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है का मतलब 100 निकलेगा, लेकिन 100
इनका नहीं निकल सकता है, क्योंकि इनमें भाग देने पर शेष फल बच रहा है 1, 3 और 1, 2 और 3। तो क्रमशः लिखा है, तो इसका मतलब 37 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 56 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, और 93 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसका मतलब इनमें से पहले ही हमें इतने कम करने पड़ेंगे, यानी 36 और यहाँ 54 आ गया और यहाँ 90 आ गया। तो यानी जो मौसम निकलेगा इन तीनों का निकलेगा, जो भाग जाने वाली संख्याएं हैं 36, 54 और 90। तो इसमें मौसम निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो सबसे छोटी संख्या का भाग हम उससे बड़ी में देते हैं 54 में। तो 36 से कम 36। अब यहाँ घटा 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 1, 18 दूनी 36। देखिए 18 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का मौसम तो 18 हो गया। अब फिर 90 में हम देखेंगे 18 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 18 पंजे 90 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो मौसम है वो 18 होगा। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 6 और 864 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किन्हीं दो संख्याओं का लॉ 100 और मौ 100 का गुणनफल उतना ही होता है जितना उन दो संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी जैसे एक संख्या 96 है तो जितनी दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या हमें पता नहीं है तो x होगी, तो इन दोनों का गुणनफल उतना ही होगा जितना 6 और 8 864 का होगा। 6 गुणा 864, इसके ये मौ 100 है, ये लॉ 100 है, इन दोनों का गुणनफल उतना ही होगा। तो हमें यहां सीधा x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा 864 और ये 96 चला जाएगा इधर। तो देखिए 12 8 96 और 12 7 84 और यहाँ 2 बचा 24 हुआ, 12 दूनी 24। अब देखिए 8 कम 8, 8 नंबर 72। अब यहाँ देखिए नीचे 1 आ गया, ऊपर 9 है, यहाँ 6 है, तो 6 नंबर 54। यानी जो दूसरी संख्या होगी वो 54 होगी, 54। यानी 96 और 54 का गुणनफल उतना ही होगा जितना 864 और 6 का हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पेपर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये 2021 का पेपर है, इसमें एक दो प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा कठिन से हैं, थोड़ा अलग से पूछे गए हैं, लेकिन ये पेपर फिर भी बहुत अच्छा था और बहुत ही उपयोगी होगा जो आने वाले समय में आप लोग परीक्षा देने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके आसपास कोई ऐसी जरूरतमंद है तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।